ऑर्डर 32 पढ़ा था जो कि था माइनर्स के हवाले से कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द माइनर और अगेंस्ट द माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन। और आज हम उसकी कंटिन्यूटी में जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज सूट बाय पापर्स। ऑर्डर 33 का रूल 1 है, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन फॉर्म ऑफ पापर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रूव्स, एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय पापर। पापर की डेफिनेशन आगे हम पढ़ते हैं। ये बता रहा है कि कोई भी सूट पापर की तरफ से भी फाइल किया जा सकता है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। जस्ट a minute प्लीज। Subject to follow in proving any suit may be instituted by paper के subject to following proven जो कि आगे हम पढ़ते हैं वो कंडीशंस अप्लाई होंगी कि जो पापर है वो भी सूट फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है जो कि आगे हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो कि जिसका सिविल राइट जो है वो सप्रेस हुआ है, हिज और हर जो सिविल राइट है वो डिप्राइव हुआ है उस अपने राइट से। और बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि ऐसा शख्स, ऐसा मर्द या औरत जो भी हो, वो बिल्कुल इस कंडीशन में हो कि उसके पास शायद खाने पीने के लिए भी ना हो, या बहुत उसकी एक मेजरेबल लाइफ गुजर रही हो। तो अब ऐसी सूरत में क्या उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास कोर्ट फीस नहीं है, वो वकील नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, या उसको भी उसको अपना राइट लेने के लिए रास्ता देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो कानून उसकी इस तरह से मदद करता है कि उसको ये राइट देता है कि वो बतौर पापर भी सूट फाइल कर सकता है। अब पापर कौन है आगे हम पढ़ते हैं। A person is a pauper when he is not in possession of sufficient means to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit। जब हमने प्लेंट पढ़ी, प्लेंट के इंग्रेडिएंट्स पढ़े, तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट थी। और उस वैल्यूएशन के पॉइंट पर दो बातें डिसाइड होती थी, एक तो कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, और दूसरी के कोर्ट फीस डिटरमिन होती थी। ठीक है ना। अब ऐसा शख्स जिसको प्लेंट के लिए जो फी है वो फी देने के लिए पैसे नहीं है, when he is not possessed of sufficient means to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit, or where no such fee is prescribed, when he is not entitled to properly worth। और अगर कोई फी प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन में क्या पापर को डिफाइन किया जा रहा है कि पापर कौन कौन है। एक ऐसा शख्स जिसके पास प्लेंट की फी देने के लिए जो जो लॉ में फी है, वो लॉ फी देने के लिए उसके पास वसाइल नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि अगर फी है ही नहीं, ठीक है ना, पहले पार्ट में क्या था कि फी के लिए वसाइल नहीं है तो उसको हम पापर कहते हैं, लेकिन अगर फी ही नहीं है लॉ में तो फिर क्या। तो when is not entitled to property worth 1000 rupees other than his necessary wearing
apparel and the subject matter of the suit। कि चले फी तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसके पास जो कपड़े हैं, ठीक है, जो पहनने के कपड़े, उन कपड़ों के अलावा, ठीक है, या और कोई जो मालियत उसके पास है, उसकी जो मालियत है वो 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं है। कपड़े हैं, जस्ट पहनने के कपड़े हैं। ऑब्वियसली कपड़े हर शख्स के लिए जरूरी है, कपड़े हैं, और उसके बाद 1000 रुपीज वर्थ की मालियत है, ठीक है, तो ऐसे शख्स को पापर कहा जाएगा। अब इसमें कहा गया नेसेसरी वेयरिंग अपैरल। जो नेसेसरी वेयरिंग अपैरल में एक तो कपड़े आ जाते हैं, दूसरा मसलन ज्वेलरी भी आ जाती है। तो एक तो ज्वेलरी वो है जो कि बंदा फैशन के लिए, शो के लिए पहनता है, दिखावे के लिए, ठीक है, जीनत के लिए, खूबसूरत बनने के लिए। एक वो ज्वेलरी है जो कि सिंबल्स हैं, अलामात हैं, मसलन शादी की, कि मसलन कोई कंगन वगैरह है। मसलन कंगन से भी ज्यादा एक नथ आम कल्चर कस्टम में बहुत अरसा पहले तक थी, अब ये कस्टम से निकल चुकी है काफी हद तक, कि नथ जो है वो सोने की या चांदी की नथ पहनाई जाती थी। वो नथ इस बात की अलामत होती थी कि ये इसकी, इस औरत की शादी हो गई है, अगर वो नथ औरत ने पहनी हुई है तो। ठीक है, अब ऐसी औरत जिसके पास सिर्फ कपड़े हैं और सोने की नथ पहनी हुई है, अब क्योंकि वो ये जो नथ है, ये औरतें ये नथ को जिंदगी मौत का मसला समझती है, ठीक है, कि वो इस नथ को नहीं दे सकती, नथ को नहीं छोड़ सकती। तो नेसेसरी वेयरिंग अपैरल में एक तो कपड़े आ गए, और ये जो ज्वेलरी है ये भी नेसेसरी वेयरिंग अपैरल में आ गई, ठीक है ना। हालांकि भले उसकी वर्थ जो है कितनी भी हो, चाहे वो आधा पाव की हो, आधा पाव सोने की हो, ठीक है, और ऐसा भी जस्टिफिकेशन दी जाए कि भाई चले भाई नथ पहनना है तो आधा पाव सोने की उसको कट करवा के 10 ग्राम की नथ बनवा लें, बाकी के पे बेच के अपनी ज़रूरियात पूरी करें या कोर्ट की फीस वगैरह पे करें। तो ये जो नथ चाहे आधा पा की हो, चाहे 10 ग्राम की हो, या 50 ग्राम की, या 20 ग्राम की, ये नथ नेसेसरी वेयरिंग अपैरल में आती है, जिसका उसके साथ जिंदगी मौत के बराबर उसका स्टेटस है। और जो दूसरे कपड़े हैं और इन चीज़ों के अलावा उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो पर्सन इज कॉल्ड एज पापर। हाँ, अगर उसके पास अच्छा, इस नथ के अलावा कुछ औरतें कंगन वगैरह भी पहनती है, चूड़े वगैरह कुछ, वो चूड़े वगैरह भी इसमें कंसीडर होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी अगर उसके पास है तो फिर ऐसी सूरत में वो पापर नहीं कहलाएगी। और दूसरा उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जो कि डिस्प्यूट में आ गई है। तो रूल 1 कह रहा है कि ऐसा शख्स सूट दाखिल कर सकता है। अब रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 बता रहा है कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, कि every application for permission to sue as a pauper shall contain the particulars required in regard to plaintiff in a suit. Every application for permission to sue as a pauper shall contain the particulars required in regard to plaintiff in a suit। हर वो एप्लीकेशन जिसमें पापर के तौर पर सूट दाखिल करने की इजाजत मांगी गई हो, उस एप्लीकेशन के साथ जो प्लेंट के जो प्लेंट के रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स हैं वो भी उसमें मेंशन होंगे। A schedule of any movable or immovable property belonging to the applicant। एप्लीकेंट जो दरख्वास्त दे रहा है पापर के तौर पर सूट दाखिल करने के लिए, उसकी जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के डिटेल्स उसमें शामिल होंगे, विथ द एस्टीमेट वैल्यू देयर ऑफ, कि उनकी उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है वो भी उसमें बताया जाएगा। शैल बी नेक्स्ट देयर टू, ये डिटेल उस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए जाएंगे। एंड इट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। जिस तरह जो प्लीडिंग्स हैं वो साइंड एंड वेरीफाई होती हैं, तो
उसी तर्ज पे ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये भी साइन और वेरीफाई किए जाएंगे। Presentation of application rule 3, a presentation of application notwithstanding anything contained in these rules, the application shall be presented to the court by the applicant in person। अब ये जो एप्लीकेशन है पापर के तौर पर सूट दाखिल करने के लिए, ये एप्लीकेशन जो दरख्वास्त देने वाला पर्सन है जो बतौर पापर सूट दाखिल करना चाहता है वो बजाते खुद एप्लीकेशन जमा कराएगा, unless he is exempted from appearing in the court, in which case the application may be presented by an authorized agent who can answer all material questions relating to the application। अगर वो शख्स जो सूट दाखिल करना चाहता है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अपियरिंग इन कोर्ट, के कोर्ट में अपियर नहीं हो सकता, कोर्ट में अपियरेंस से एग्जेम्प्टेड है, फॉर एग्जांपल वो पर्दा करने वाली औरत है, बाहर नहीं निकलती, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसका जो अथोराइज्ड एजेंट है जिसको सब सूट से वाबस्ता या दरख्वास्त से वाबस्ता जो सवालात हैं उनके जवाबात भी आते हैं, मीन्स उस सूट के हवाले से उस प्लेंट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन उसको है, तो ऐसा अथोराइज पर्सन जो है वो एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। And who may be examined in the same manner as the party represented by him might have been examined had such party attended in person। और ऐसा शख्स जो कि अब वो अथोराइज पर्सन जो कि अपेयर हो रहा है कोर्ट में और उसको सारे मामलात का सारा इल्म हो, तो उसके जरिए भी ये एप्लीकेशन दाखिल कराई जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से और उस शख्स को कोर्ट में एग्जामिन भी किया जा सकता है, मीन्स कोर्ट उससे सवाल जवाब पूछ सकती है। बिल्कुल इस तरह से कि अगर ये अथोराइज एजेंट ये रिप्रेजेंटेटिव अगर ना आता, जो रियल पर्सन है वो आता, तो उससे जिस तरह सवाल जवाब पूछे जाते कोर्ट की तरफ से, तो इसी तरह से उसकी तरफ से आने वाले इस अथोराइज एजेंट से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। रूल में 4 में बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, वेयर द एप्लीकेशन इज इन प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड, एप्लीकेशन भी सही है और सही तरीके से कोर्ट में जमा की गई है। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एग्जामिन द एप्लीकेंट, कोर्ट अगर जरूरी समझे मुनासिब समझे तो जो एप्लीकेंट है जो दरख्वास्त लेकर आया दरख्वास्त देने वाला है, ठीक है, उससे सवाल जवाब पूछ सकती है कोर्ट। और इज एजेंट व्हेन द एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट, अगर दरख्वास्त देने वाला एप्लीकेंट खुद नहीं आया लेकिन उसके ब्याह पे कोई उसका अथोराइज एजेंट आया, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि दरख्वास्त देने वाला तो पर्दा नशीन लेडी है और उसकी तरफ से उसका अथोराइज एजेंट अपीयर हो रहा है कोर्ट में, जो कि भाई हो सकता है, फादर हो सकता है, बेटा हो सकता है, शोहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द regarding the merits of the claim and the property of the applicant, तो उससे जो भी चाहे एप्लीकेंट खुद अपेयर हो रहा हो या चाहे एप्लीकेंट का नुमाइंदा अथोराइज एजेंट अपेयर हो रहा हो जिन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की है, तो कोर्ट उनको उस एप्लीकेशन उनकी क्लेम और उसके जो जो प्रॉपर्टी है जिसके हवाले से वो एप्लीकेशन दाखिल करना चाह रहे हैं, प्लेन दाखिल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से उनसे सवाल जवाब पूछ सकती है। If presented by agent, court may order applicant to be examined by commission। अगर ऐसा हुआ कि वो खुद पर्सन एप्लीकेंट खुद अपेयर नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई अथोराइज एजेंट अपेयर हुआ है, तो कोर्ट अगर ज़रूरी समझती है कि एप्लीकेंट को ही एग्जामिन करना है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है कि जाके उस एप्लीकेंट से ये सवाल जवाब पूछे जाए। Where the application is presented by an agent,
The court may, if it thinks fit, order that the applicant be examined by a commission in the manner in which the examination of an absent witness may be taken. मेरे ख्याल में कमीशन हमने पढ़ा हुआ है ना, कमीशन किन पर्पज के लिए अपॉइंट होता है और कमीशन के क्या काम है। ठीक है, तो अब ये रूल 4 का सब रूल 2 बता रहा है कि वे जब एप्लीकेशन जो है अथोराइज एजेंट की तरफ से फाइल की गई है और कोर्ट अगर ज़रूरी समझती है कि एप्लीकेंट से सवाल जवाब पूछने हैं और एप्लीकेंट कोर्ट में नहीं आया या नहीं आ सकता, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो पर्दा करने वाली लेडी है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है उसके एग्जामिन करने के लिए, उससे सवाल जवाब पूछने के लिए। बिल्कुल इस तरह जिस तरह से अगर कोई विटनेस हो उसकी उसकी एविडेंस के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं रूल 5 पे। आज की क्लास का ये लास्ट रूल है, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज ए पापर। कोर्ट जो है पापर के तौर पर सूट दाखिल करने की इजाज़त लेने के लिए जो एप्लीकेशन दाखिल की गई है, कोर्ट उस एप्लीकेशन को रद्द कर सकती है। किस बिना पे रद्द कर सकती है कि where it is not framed and presented in the manner prescribed by rule 2 and 3। रूल 2 और रूल 3 जो हमने पढ़े, अगर एप्लीकेशन रूल 2 एंड रूल 3 के मुताबिक नहीं है तो कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। एक बात ये, रूल 2 एंड रूल 3 में क्या था? रूल 2 में था कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में क्या होगा कि एक तो एप्लीकेशन, उसके बाद प्लान के पर्टिकुलर, उसकी प्रॉपर्टी के डिटेल, उनकी वैल्यू और उनकी जो जो एप्लीकेशन है उनकी वेरिफिकेशन, ये सारा उसमें मेंशन होगा। जबकि रूल 3 में बताया गया है कि वो या तो एप्लीकेंट खुद प्रेजेंट करेगा या उसका जो ड्यूली एजेंट है, अथोराइज एजेंट है, वो प्रेजेंट करेगा और उनको एग्जामिन किया जा सकता है। जब तो अगर इसके मुताबिक नहीं है, रूल 2 एंड रूल 3 के मुताबिक नहीं है, तो कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। बी में बताया जा रहा है कि वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट ए पापर। ये एप्लीकेशन क्यों दी जा रही है कि बतौर पापर सूट दाखिल करने की इजाजत के लिए, और कोर्ट ने देखा कि ये तो पापर है ही नहीं, पापर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, तो इस बिना पर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। Where he is within 2 months next before the presentation of the application dispose of any property fraudulently or in order to be able to apply for permission to sue as a pauper। कि कोर्ट को पता चला कि जस्ट इसने 2 महीने पहले, ये एप्लीकेशन दाखिल करने से जस्ट 2 मंथ्स बिफोर अपनी प्रॉपर्टी बेची है। और क्यों प्रॉपर्टी बेची है? बदनीयती के साथ कि ये मैं प्रॉपर्टी बेच दूं ताकि बाद में मैं ये जाहिर कर सकूं कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है और मुझे पापर के तौर पर सूट दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। तो इस तरह का ड्रामा करने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। तो जब कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिले, कोर्ट सेटिस्फाई हो कि इसने 2 महीने पहले प्रॉपर्टी बेची है फ्रॉडुलेंटली, तो बेची है या डिस्पोज ऑफ की है, एक तो सेल आउट करना है, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी, अपने फैमिली मेंबर्स या किसी और को, तो कोर्ट ये पापर वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। वेयर इज एलिगेशन डू नॉट शो ए कॉज ऑफ एक्शन, कि वो सूट दाखिल करना चाहता है और उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है, रूल 2 क्या बता रहा था कि उसमें प्लेंट के पर्टिकुलर्स भी शामिल होंगे, तो एप्लीकेशन से कॉज ऑफ एक्शन शो ही नहीं हो रहा, तो इस सूरत में भी कोर्ट उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर देगी बल्कि। Where he has entered into an agreement with reference to the subject matter of the proposed suit, under which any other person has obtained an interest in such subject matter। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जिसके हवाले से बतौर पापर ये सूट दाखिल करना चाहते हैं, कोर्ट में परमिशन के लिए अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से ही उन्होंने किसी और पार्टी के साथ, किसी और शख्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट के नतीजे में उस अगले शख्स का उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी
ये बतौर पापरवाल सूट फाइल करने की परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन है ये कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगर आपका सवाल हो तो आप सवाल पूछें, जिसका सवाल हो वो खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछे। सवाल नहीं है?